हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथेरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट, और उसमें भी हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू था वो था चैप्टर नंबर 5 एंड इज दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक फॉर्म देख लिया था और वो था सॉल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि ऐसा फॉर्म, ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही बंदा काम करता है, जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होता है वो सब उसका होता है, अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो भी उसका ही होता है। क्लियर? इन शॉर्ट, अगर एक बंदा ही कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सॉल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर? आज हम लोग ऐसे ही सेकेंड वन फॉर्म के बारे में जानने वाले हैं और आज का जो हमारा फॉर्म है वो है HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब उसके नाम के ऊपर से थोड़ा बहुत आइडिया आ सकता है कि इसमें जो भी बिजनेस होने वाला है शायद उसमें फैमिली मेंबर्स जितने भी होंगे वो सारे उसमें इंक्लूड किए जाएंगे एंड ऑल दैट। क्लियर? ज़्यादातर गाइज ये जो बिज़नेस है वो इंडिया और नेपाल जैसे कंट्री में ज़्यादातर देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में, यानी कि हमारे कंट्री में ये ज़्यादातर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला बिजनेस। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसमें ऑफिशियली होता क्या है, ये कैसे रन होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है एंड ऑल दैट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, बिजनेस इज इनहेरिटेबल, यानी कि जो भी बिजनेस होता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? इनहेरिटेबल, यानी कि वारसागत, यानी कि जैसे हमारे दादाजी थे उसका जो भी है वो सब कुछ मिलेगा हमारे फादर को, हमारा फादर का जो सब कुछ है वो सब कुछ मिलेगा हमारा, मतलब हमें मिलेगा, उसके जो भी चिल्ड्रंस होंगे उसको। यानी कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हमारा जो बिजनेस होता है ना वो कैसा होता है? इनहेरिटेबल होता है, यानी कि वो कैसा होता है? वारसागत होता है। क्लियर? बिजनेस एक्वायर्ड बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि अगर ऐसा कोई बिजनेस इनहेरिटेंस के थ्रू, यानी कि वारसागत के थ्रू, जैसे दादाजी के पास से पापा के पास आएगा, फिर उसके पास से उसके बेटे के पास आएगा, तो ऐसे अगर इनहेरिटेंस के थ्रू अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू बिजनेस चल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्म ऑफ HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर? ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर कॉल्ड इट्स मेंबर, यानी कि हमारे फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होने वाले हैं वो सब ये HUF के मेंबर काउंट होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो किसके हाथ में होगा और वो कौन करेगा? वो होगा हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ फैमिली, यानी कि हमारे फैमिली में अगर हमारे दादाजी है तो हमारे जो भी बिजनेस चल रहे हैं उसका कोई भी डिसीजन हमारे फादर नहीं ले सकते, यानी कि जो सबसे सीनियर पर्सन होगा वो ही हेड ऑफ द फैमिली होगा और वही ये सब कुछ मैनेजमेंट भी करेगा, सारे डिसीजन भी लेगा और जितना प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा है वो उसके हिसाब से ही होगा। क्लियर? ही इज कॉल्ड कर्ता। गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क कि हम लोग कर्ता किसे कहते हैं? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई हेड ऑफ द फैमिली है, यानी कि मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ फैमिली, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्ता। और जो कर्ता होता है वही सब कुछ मैनेजमेंट करेगा और वही सब कुछ हैंडल भी करेगा और लास्ट डिसीजन भी उसका ही रहेगा। क्लियर? सच फॉर्म इज अ पॉपुलर इन इंडिया एंड नेपाल, यानी कि ऐसा जो बिजनेस हो रहा है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के थ्रू कोई बिजनेस चल रहा है, वो ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडिया और नेपाल में, और सबसे ज़्यादा गाइस देखने को मिलता है इंडिया में। यानी कि ऐसा जो इनहेरिटेबल बिजनेस चल रहा है दादाजी के पास से फादर के पास, उसके बेटे के पास एंड आगे आगे जैसे हम लोग मतलब चलते जाएंगे वैसे ही ये सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो ऐसा बिजनेस सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है और नेपाल में भी बहुत सारा ऐसा बिजनेस देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारा जो HUF है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। गाइस, 3 मार्क में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्जिस्टेंस बाय लॉ, यानी कि उसका जो भी फॉर्मेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। ऐसा नहीं है कि भी हमारे फैमिली का बिजनेस है, हमारा इनहेरिटेबल का बिजनेस है, यानी कि हम लोग उसको कैसे भी चाहे वैसे चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। कंपलसरी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब कुछ हमें फॉलो करना पड़ेगा और उसको बाउंड होते हुए ही हम लोग हमारा बिजनेस रन कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन है हमारा मैनेजमेंट, यानी कि हमारे जो फैमिली का बिजनेस चल रहा है HUF, उसको मैनेज कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कौन करेगा? तो जो भी हमारा हेड ऑफ द फैमिली होगा, यानी कि मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ द फैमिली, और कर्ता, क्लियर, वही सब कुछ मैनेजमेंट करेगा और उसके हिसाब से ही सारा प्रोसेस कंटिन्यू होगा। क्लियर? द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज इन द हैंड ऑफ अ सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ फैमिली, वो इज कॉल्ड कर्ता, यानी कि हमारे फैमिली में जो सबसे बड़े होंगे
जो हम लोग उसको सीनियर पर्सन बुलाते हैं, उसके हाथ में ही सब कुछ होगा और उसका ही डिसीजन लास्ट डिसीजन माना जाएगा। क्लियर। फिर है इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि हमारे यहाँ पे जो कर्ता काम कर रहे हैं, जितने भी डिसीजन ले रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, किसी के दबाव में आके या फिर डिपेंडेंटली नहीं ले सकते। क्लियर। तो उसमें देखते हैं बिजनेस मैनेजमेंट इज डन बाय कर्ता इंडिपेंडेंटली, यानी कि कर्ता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो अगर स्किलफुल है तो वो अपने हिसाब से अपना जो भी बिजनेस है वो चला सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर उसको हेल्प चाहिए होता है तो अपने जितने फैमिली मेम्बर्स जो HUF के भी मेंबर है बाय डिफॉल्ट, तो उसके भी वो हेल्प ले सकता है। क्लियर। अदर मेंबर्स हैव ए नो राइट टू टेक अ पार्ट इनटू डिसीजन प्रोसेस, यानी कि कर्ता के एक्सेप्शन में, यानी कि उसके अलावा के और कोई भी मेंबर डिसीजन प्रोसेस में पार्टिशन नहीं कर सकते। अदर मेंबर कैन नॉट इंटरप्ट इन द बिजनेस, यानी कि कोई बाकी के जो मेंबर्स हैं, हमारे फैमिली के ही भले मेंबर हैं, लेकिन वो बिजनेस में इंटरप्शन नहीं डाल सकते। हाँ, अगर उसको हेल्प चाहिए तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन प्रोसेस में हम लोग कोई भी इंटरप्शन नहीं डाल सकते। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है हमारा मेंबरशिप। अब मेंबरशिप कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, हमारा ये फैमिली का बिजनेस है, तो हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, HUF के मेंबर हो जाएंगे, और जो भी चिल्ड्रन का बॉर्न होता है, बर्थ होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही वहाँ पे वो मेंबर बन जाएगा। क्लियर। द मेंबरशिप इन द फॉर्म ऑफ HUF इज बाय बर्थ, यानी कि अगर हमारे फैमिली का ऐसा कोई बिजनेस चल रहा है और अगर हमारे फैमिली में कोई बच्चा मतलब बॉर्न होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही वहाँ पे वो मेंबर बन जाएगा। क्लियर। द चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली गेट्स अ मेंबरशिप राइट फ्रॉम हिज बर्थ, उसको मेंबर के जितने भी राइट्स होते हैं वो सारे राइट बॉर्न होते हुए उसके साथ ही सारे राइट मिल जाएंगे। क्लियर। अगर ऐसा बिजनेस हमारी फैमिली चला रही है तो। फिर है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि हमारे जितने भी बिजनेस चल रहे हैं हमारे फैमिली के रिलेटेड HUF के अंडर में, तो हमारे जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होंगे वो भी किसके हाथ में होंगे, हमारे जो कर्ता है उसके हाथ में। उसको कितने पैसे लगाने हैं, व्हाटएवर जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होंगे वो लास्ट में उसका ही डिसीजन कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर उसको हेल्प चाहिए तो वो मेंबर से हेल्प ले सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लास्ट डिसीजन उसका ही होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की बात होती है तो सबसे पहले यही बात आएगी कि सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, किसके पास कम होगी, किसके पास कौन सी लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये तो फैमिली का बिजनेस है। बच्चा जन्मता है तो उसके साथ ही उसको मेंबर बना दिया जाता है, तो उसके ऊपर कैसे लायबिलिटी डालेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ये खास मेंशन करना है, और 1 मार्क में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो हमारा कर्ता होता है यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं, कर्ता के थ्रू ही लिए जाते हैं, तो उसके डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी उसके ऊपर ही होगी, यानी कि उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी कुछ पोर्शन तक लिमिटेड होती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है लाइफ स्पान, यानी कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है HUF वो कितना लंबा चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ तक उसका वाइंड अप होगा, व्हाटएवर। तो उसमें देखते हैं ऑन द डेथ ऑफ अ कर्ता, यानी कि अगर हमारा जो कर्ता है वो डेथ हो जाता है, वो मर जाता है, या फिर और कोई प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से वो कर्ता की पोजीशन नहीं संभाल सकते, तो क्या होगा, अदर मेंबर ऑफ अ फैमिली द बिजनेस कंटिन्यू, यानी कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो बाकी के जो मेंबर्स है वो बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। इफ कर्ता डाइज देन द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन बिकम्स कर्ता, अगर हमारे फैमिली में जो सीनियर पर्सन है, हेड ऑफ द फैमिली है, उसका डेथ हो जाता है, तो उसके बाद के जो नेक्स्ट सीनियर पर्सन होते हैं उसको हम लोग क्या बना देंगे, कर्ता बना देंगे, और जैसे ही हमारा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा था वैसे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हमारा जो पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने वाला है गाइस, क्योंकि आज के हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएंगे तो मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में हम लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट के थ्रू जाते जाते हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस है वो सिर्फ फैमिली मेम्बर तक लिमिटेड है। अब हमारे पास पैसा होगा तो भी कितना होगा, यानी कि अगर हम लोग रेजिंग करना चाहेंगे भी तो एक लिमिट आ जाएगा कि उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम होगा कि अगर आपको डेवलपमेंट के लिए या फिर बिजनेस को वाइड करने के लिए, उसको मतलब एक्सपांड करने के लिए अगर आपको कैपिटल इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम
हो सकता है। क्लियर? तो उसमें देखते हैं वॉल बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ कर्ता, यानी कि हमारा जितना भी डिसीजन होता है, जितना भी मैनेजमेंट होता है, वो सब कर्ता ही करता है। तो ये हमारा जो बिजनेस होता है ना, वो कर्ता के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंड होता है। अगर वो अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, और वो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाता है, किसी के साथ शेयर नहीं करते या फिर किसी से हेल्प नहीं लेते हैं और ऐसे ही डिसीजन ले लेते हैं, तो सारे जो मेंबर्स है उसको तो भरपाई करनी ही पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा भरपाई किसको करनी पड़ेगी? हमारे जो कर्ता होंगे उसको। क्लियर? उसमें देखते हैं ओनली फैमिली मेंबर्स आर मेंबर ऑफ HUF, यानी कि हमारे HUF के जितने भी मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? हमारे फैमिली के ही मेंबर होंगे। क्लियर? सो इट्स डिफिकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल, यानी कि अगर हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है तो हम लोग एडिशनल एक्स्ट्रा कैपिटल हमारे फैमिली मेंबर तक ही लिमिटेड ले सकते हैं, उसके बाहर से हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि जितने कम मेंबर्स होंगे कैपिटल का प्रॉब्लम भी उतना ज़्यादा होगा, और जितने ज़्यादा मेंबर्स अवेलेबल होंगे कैपिटल हम लोग उतना इजीली कवर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो कैपिटल आएगा तो भी एक ही फैमिली से आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फाइनेंशियल क्राइटेरिया लिमिटेड अप टू फैमिली मेंबर्स, यानी कि फैमिली मेंबर्स के पास जितना होगा उतना वो देंगे, लेकिन अगर उसके पास भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर? और फिर लास्ट वन जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर हमारा जो फर्म है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसमें देखते हैं व्हेन द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी कि उसके पास डेप्थ पेमेंट करने के लिए अपने पास पैसा नहीं है, व्हाटएवर ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो क्या होगा? द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अगर हमारा फर्म इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स है HUF के, वो भी सारे क्या डिक्लेयर हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। द माइनर्स आर एक्सक्लूडेड, यानी कि जो माइनर पर्सन होंगे, जो बच्चे होंगे, उसको उसमें से एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन बाकी के सारे मेंबर क्या हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। क्लियर? फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट द शेयर ऑफ ऑल मेंबर्स कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि अगर हमें हमारा डेप्ट पेमेंट करना है, हमारा इंसॉल्वेंसी का पोजीशन आ जाता है, तो हम लोगों के जितने भी मेंबर्स है HUF के अंदर, वो सारे मेंबर के शेयर हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो भी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के या फिर व्हाटएवर जो भी लास्ट आपके पास ऑप्शन होता है वो सब कुछ करके आपको वहाँ पे डेप्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और उसमें कोई भी मेंबर अपना मतलब कोई पर्सनल डिमांड या फिर उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? उसको अपना शेयर देना ही पड़ेगा। और फिर लास्ट वन है द लायबिलिटी ऑफ अ कर्ता इज अनलिमिटेड। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा? अगर उसके पास जितना भी शेयर है उसने उसका दे दिया है कि भाई चलो आप ले लो, मेरा जितना भी शेयर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना डेप्ट पेमेंट करो, तब तक वहाँ पे ओके है। लेकिन अगर देन आफ्टर अगर डेप्ट पेमेंट नहीं होता है तो कर्ता को तो कैसे भी करके करना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, कर्ता की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हमारा जो HUF का जो पोर्शन था सेकंड वन फॉर्म वो कंप्लीट होता है। उसमें ज़्यादातर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो इज कर्ता, फुल फॉर्म ऑफ HUF, या तो फिर लायबिलिटी के लिए पूछा जाता है कि किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर गाइस? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। बाकी का जो पोर्शन है नेक्स्ट फॉर्म है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड